मैट्रिक्स के बाद में डिटरमिनेंट्स आप देखिए चैप्टर नंबर 11। मैं इसको शेयर कर दूं आपके साथ। नेक्स्ट है आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन। डिटरमिनेंट्स एंड नॉन सिंगुलरिटी। डिटरमिनेंट्स अगर नॉन सिंगुलरिटी का मतलब देखिए, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। मैट्रिक्स को हम एक ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं साइन के रूप में, लेकिन डिटरमिनेंट्स को केवल और केवल दो लाइंस के बीच में लिखा जाता है। तो डिटरमिनेंट क्या है, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ 2/2। ये सेकंड ऑर्डर आपका डिटरमिनेंट कहलाता है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का क्यों है, क्योंकि 2/2। तो ये हमेशा आपका कैसा कैसा होगा आपका, ये आपका हमेशा स्क्वायर के रूप में ही होता है। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर में होगा, 2/2 या ऐसा ही होगा। मैट्रिक्स तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट हमेशा 2/2 3/3 ऐसा ही होगा, जो जिसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इज डिराइव्ड बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स on principal diagonal and subtracting it from the product of the two elements of the principal diagonal। जैसे कोई भी जो मैट्रिक्स है उसको हम डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इस प्रकार से इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या है मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाता है। यानी कि इसका मान है, वो मान कैसे निकाला जाता है, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसका मान कहलाता है। वो मान है इसका कि क्रॉस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एलिमेंट्स को और माइनस साइन लगा दीजिए। तो a11 इंटू a22 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन a21 a12, ये आपका इसका डिटरमिनेंट। So the determinant is a single number or a scalar and is found only for square matrix। So determinants केवल हम किसका निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कैसे हैं, 2/2 3/3 4/4। तो जो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं केवल उन्हीं का डिटरमिनेंट निकाला जाता है। तो ये अगर 2/2 है तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसलिए हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला। If the determinant of a matrix is equal to 0, अगर 0 होता है, the determinant is said to vanish। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर 0 हो तो क्यों, क्योंकि वो वैनिश हो जाएगा। सपोज आप a11 और इंटू a22 सपोज 12 आता है, और a12 इंटू a21 अगर भी 12 आता है, तो 12 में से 12 लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा। उस केस में हम कहेंगे डिटरमिनेंट वैनिश है। एंड द मैट्रिक्स इज टर्म सिंगुलर। ये का टर्म बहुत ज्यादा आती है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स इज वन which there exists linear dependence between any at least two rows and column। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा, जिसके अंदर हमारा उसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 0 हो, तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर लीनियर डिपेंडेंस होती है, एक की दूसरे के साथ लीनियरली डिपेंडेंस जो होती हैं, एटलीस्ट टू रोज एंड कॉलम्स में अगर लीनियर डिपेंडेंस होगी तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और इस लीनियर डिपेंडेंस के कारण ही मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, इसलिए उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यदि सपोज डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो तो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसी केस में उनकी लीनियरली क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो कभी भी अगर लीनियर डिपेंडेंसी होगी वो कब होती है, जब आपकी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 होती है तो लीनियर डिपेंडेंसी वहां पे जो फंक्शन है हमारे उसके वेरिएबल्स हैं उनके अंदर पाई जाएगी। लेकिन अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वो तब होगा जब उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हो, उसे कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
तो ये हमने दो नई टर्म और देखी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इफ लीनियर डिपेंडेंस एग्जिस्ट इन ए सिस्टम, अगर लीनियर डिपेंडेंस होती है सिस्टम में, लीनियर डिपेंडेंस का मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, उसके केस में मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो अगर लीनियर डिपेंडेंस होती है सिस्टम के अंदर, जिन्होंने इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ रखी होगी वो इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है वो थोड़ा सा इसको सुनते रहें और समझते रहें कि क्या हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो लीनियर अगर डिपेंडेंस होगी, एग्जिस्ट करती है सिस्टम के अंदर इक्वेशन में, द सिस्टम एज ए होल विल हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। अगर लीनियर डिपेंडेंस होती है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, मेकिंग ए यूनिक सॉल्यूशन इम्पॉसिबल। उस केस में यूनिक सॉल्यूशन आपका नहीं होगा अगर लीनियर डिपेंडेंस है। हेंस वी वांट टू preclude in linearly dependent equation from our model, and will generally fall back on the following simple determinant test to support potential problem given the system equation with coefficient matrix A। तो आपका अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो आपका क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा एंड देयर इज लीनियर डिपेंडेंस। ये चीज नोट कर लीजिए कि किसी भी मैट्रिक्स के जो कि 2/2, 3/3, 4/4 हो, अगर उसकी हम मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें और वो 0 के बराबर आ जाए तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे वेरिएबल एंड इक्वेशन में, एंड नो यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल। और वहां पे यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। दूसरा, अगर ये आपको चेक करना पड़ेगा कि यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, और यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होगा और वहां पर यूनिक सॉल्यूशन हमारा पॉसिबल होगा। इसे हम यहाँ से चेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो टर्म आपकी आती है वो आती है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक निकालनी है उसे उसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स। जितने भी रो और कॉलम इंडिपेंडेंट होंगे मैट्रिक्स के अंदर, मैक्सिमम अधिक से अधिक संख्या में, वो आपकी मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आल्सो अलाउज फॉर ए सिंपल टेस्ट ऑफ लीनियर डिपेंडेंट। ये लीनियर डिपेंडेंस के टेस्ट के लिए आपको एक साइन देती है, सिग्नल देती है। एज्यूम स्क्वायर मैट्रिक्स, एक सपोज हम लेते हैं एन कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारी चीजें किसके ऊपर हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही हो रही है। अदरवाइज अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। ये चीज आप पहले नोट कर लीजिए। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है उसे भी आप नोट कर लीजिए। लीनियरली डिपेंडेंस कब होगी, इंडिपेंडेंस कब होगी, उसे भी नोट कर लीजिए। यूनिकनेस कब, यूनिक सॉल्यूशन कब पॉसिबल होगा, उसे भी आप नोट कर लीजिए। ये 4-5 चीजें आप नोट करके फिर आगे चलते जाइए, क्योंकि बार-बार ये सारी चीजें टर्म रिपीट होती जाएगी। अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज, सपोज आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का है और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एन होगी, कब होगी, एज ए इज नॉन सिंगुलर एंड देयर इज नो लीनियर डिपेंडेंस। अगर लीनियर डिपेंडेंस नहीं हो और ए हमारा नॉन सिंगुलर हो तो जो रैंक जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही उसकी रैंक होगी। लेकिन अगर लीनियर डिपेंडेंस हो तो मैट्रिक्स की जो रैंक है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या होगी, कम होगी। ये इसमें आपको यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए। अब आप एक एक प्रॉब्लम्स देखते जाइए, जो हमने ऊपर आइडेंटिटीज देखी है उसको आप प्रूव करते जाइए। देखिए यहाँ पर ये दोनों 2/2 के हैं, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इनकी हम अपनी इनके डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। पहले के डिटरमिनेंट क्या होंगे, 6 into 9 minus 7 into 4 26। दूसरे के डिटरमिनेंट क्या होंगे, 4 into 9 minus 6 into 6 0। ठीक है, तो जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसमें आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आपकी 26 आ रही है मतलब कि नॉन सिंगुलर हुआ हमारा मैट्रिक्स, 0 नहीं आ रही है, नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब कि यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देयर इज नो लीनियर डिपेंडेंस, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंस है बिटवीन एनी ऑफ द टू रोज एंड कॉलम। और उस केस में ये सिंपल है, ये डायरेक्ट आता है, इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो जो मैट्रिक्स की ऑर्डर है वही मैट्रिक्स की रैंक होगी। मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो मैट्रिक्स की रैंक भी 2 होगी। तो अगर सीधा पूछा जाए तो आपको क्या करना होता है, इसमें ये ध्यान दीजिए, आपको ये निकालना होता है कि इसका डिटरमिनेंट कितना है। डिटरमिनेंट निकालेंगे तब आप बता पाएंगे कि इसकी रैंक कितनी है। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है यानी कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तब जाकर आप कहेंगे कि उसकी जो रैंक है वो वही है जो कि उसकी ऑर्डर है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही उसकी रैंक है। सेकंड केस हम लेते हैं। सेकंड केस में आपका मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ रहा है। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है इसका मतलब कि आपका मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ
यहाँ पर कहीं ना कहीं लीनियर डिपेंडेंस एग्जिस्ट कर रही होगी किसी भी रो एंड कॉलम के बीच में। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि क्लोजर इंस्पेक्शन हमें करना पड़ेगा कि कौन कौन सी रोज एंड कॉलम के बीच में हमारी लीनियर डिपेंडेंस एग्जिस्ट कर रही है। ये आपको थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा। अब जब आप चेक करते हैं, क्लोजर इंस्पेक्शन करते हैं, रिवील्स दैट रो 2 एंड कॉलम 2 आर इक्वल। देखिए दूसरी और कौन सी, देखिए रो 2 कौन क्या है बताइए, आप बताइए इसमें। रो 2 6 9, ठीक है। और रो सॉरी कॉलम 2 क्या है, तो हो गया ना डिपेंडेंट। तो यहां पर क्या है, डिपेंडेंसी आ रही है हमारी, ठीक है। और क्लोजर इंस्पेक्शन करने पे हम देख रहे हैं कि रो 2 एंड कॉलम 2 आर इक्वल। पहले तो ये डिपेंडेंसी होगी इक्वल टू 1.5 टाइम्स रो 1 एंड कॉलम 1। जो भी रो 1 है हमारी और कॉलम 1 है, रो 1 क्या है 4 6, 4 6 और जो दूसरी रो है वो आपस में डिपेंडेंट हो रही है। कैसे डिपेंडेंट हो रही है, जो मैंने रो 2 की जो वैल्यूज निकाली है वो 1.5 है रो 1 की वैल्यूज से। इसी प्रकार से कॉलम के केस में भी यही हो रहा है। कॉलम 1 की वैल्यूज कॉलम 2 की वैल्यूज की 1.5 है। ये कहलाता है आपका डिपेंडेंसी। अगर ये डिपेंडेंसी होगी तो किसके अंदर है उनको देख लीजिए। क्लोजर इंस्पेक्शन रिवील्स that row 2 and column 2 are equal to 1.5 times row 1 and column 1 respectively. Hence यहाँ पर डिपेंडेंसी है, तो पहले वाले केस में तो आपकी जो रैंक थी वो 2 आ रही थी। अब यहाँ पर रैंक जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2 यानी 2 ऑर्डर है इसका, तो उससे कम होगी। और इसकी अब यहाँ पे डिपेंडेंसी हमारी एक रो और कॉलम में आ गई है, तो इसलिए अब इसकी जो हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगी वो 2 नहीं होगी, कितनी होगी, एक ही होगी। यानी एक्चुअली यहाँ पर एक ही रो हमने ली थी और उसी से हमने दूसरी रो को या कॉलम को हमने डिराइव कर दिया, इसलिए इसकी रैंक क्या होगी 1 होगी। ये थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए। आगे इससे रिलेटेड काफी सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और दे रखी है, आप उनको और सॉल्व करिए और इसका आप पता करिए। अब आप चलते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स के ऊपर। 3/3 मैट्रिक्स, ये भी कैसा है, एक तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले तो ये नोट करिए 3/3 भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर हमें निकालना है मैट्रिक्स की, हमारा इंटरेस्ट किसके अंदर है, हमारा इंटरेस्ट किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट से ही हम सारी चीजें निकालेंगे। अब इसके अंदर डिटरमिनेंट कैसे निकालना है उसके लिए जो तरीका है उसको आप देखिए, वैसे आप लोगों को आता ही होगा। ये इसका डिटरमिनेंट ए ऐसे निकलता है। कैसे निकलता है, पहला जो मेरा पास है 1 1 उसको मैंने लिख लिया और उसका जो सब मैट्रिक्स सब डिटरमिनेंट आ रहा है वो मेरा A12, आपस में रो और कॉलम को हटा दीजिए आप, तो A22 A23 A32 A33 इसको लिख लीजिए, ये मैट्रिक्स हुआ। इसका डिटरमिनेंट बाद में निकालेंगे। फिर प्लस साइन, फिर सॉरी आप प्लस साइन लगा दिए। अब इसमें ये क्या होता है, देखिए अगर आपका 1 1 है तो आपका आपका ऐड करने पर सम असंख्या आ रही है, इसलिए आप प्लस साइन लगा रहे हैं। अगर ऐड करने पर रो और कॉलम को ऐड करने पर विषम संख्या आती है, ऑड नंबर आता है, तो माइनस साइन लगेगा। यहाँ पे 1 2 के साथ में माइनस साइन लगा देंगे हम और उस उसकी रो और उसकी कॉलम को हटा देंगे, बाकी चीजों को हम लिख लेंगे 2 1 2 3 3 1 3 3 इसको लिख लिया। इसी प्रकार से इसके अंदर करेंगे, फिर इनको आपस में क्रॉस करके माइनस साइन लगा देंगे, जैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, और इन सबको सॉल्व कर देंगे तो जो स्केलर हमारे पास आएगा वो मैट्रिक्स की वैल्यू होगी। तो 2/2 में तो ये बड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, लेकिन 3/3 में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। 4/4 में और ज्यादा करनी पड़ेगी, 5/5 में और ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये आप एक 3/3 का इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखिए। 3/3 की डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने निकाली तो मेरे पास कितनी आ गई, ये आप एक बार कर लीजिए, 2 मिनट में आपको देता हूँ। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 63। 63 आपकी नॉन जीरो है, नॉन जीरो है ना, ए आपका कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो नॉन सिंगुलर होगा तो इसकी रैंक क्या होगी, जो मैट्रिक्स की ऑर्डर है वही इसकी रैंक हो जाएगी, रैंक 3 हो जाएगी। ठीक है। अब माइनस एंड कोफैक्टर्स के ऊपर हम चलते हैं। ये तीनों इसके क्या कहलाते हैं, माइनस कहलाते हैं। माइनस आपने निकालना सीख लिया अभी। कोफैक्टर्स हैं इसके, अभी कोफैक्टर्स के ये आपके 1 1 A11 A12 A13 आपके कोफैक्टर है। ठीक है।
इनको माइनस और कोफैक्टर्स बोलते हैं। The element of a matrix remaining after the deletion process described above from the subdeterminants of the matrix called minor. This minor Mij is determinant of the submatrix formed by deleting the ith row and jth column of the matrix। इस प्रकार से इसके माइनस 3 प्रकार के माइनस आपके बन रहे हैं। उनकी जो को-फैक्टर्स है वो क्या कह रहे हैं, को-फैक्टर इज ए माइनर विच इज प्रिस्क्राइब साइन, द रूल फॉर द साइन ऑफ द को-फैक्टर इज ये आपका रहेगा i प्लस जे। अगर आपके i और j दोनों मिलके पॉजिटिव सम संख्या आ जाती हैं तो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो उस केस में 1 टू द पावर 6 क्या हो जाएगी, माइनस 1 टू द पावर 6 आपका 1 हो जाए, प्लस साइन आएगा। और बाकी के इस केस में माइनस साइन आएगा। अगर ये विषम संख्या आएगी i प्लस जे मिला के 5 हो गया तो माइनस साइन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये आई माइनस साइन इस प्रकार से लगाया गया। तो ये को फैक्टर के केस में माइनस साइन किस में होगा, प्लस साइन किस में होगा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये भी सेम प्रॉब्लम है, आप उसको और सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आता है लैप्लेस एक्सपांशन क्या है और हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट्स क्या है। Laplace expansion क्या है, इज ए मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग डिटरमिनेंट इन द टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर के रूप में आपको डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने के मेथड को, जो अभी आपने किया ही था, उसको हम क्या कहते हैं, लैप्लेस एक्सपांशन। It thus simplifies matters by permitting higher order determinant to be established in terms of low order determinants. Laplace expansion of a third order determinant आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, Cij is a cofactor based on the second order determinant. Here unlike 11 1 11 2, A12 is not explicitly multiplied by -1 since by the rule of cofactor will automatically be multiplied by -1। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाया गया है, बस इतना सा इसके अंदर और जो अभी अपन ने एक्सप्लेन किया था उसके अंदर डिफरेंस है। तो अब आप देखिए, Laplace expansion permits evaluation of the determinant along any row और कॉलम, किसी भी रो और कॉलम के केस में आप एक्सपांशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी फर्स्ट के केस में करते हैं, जनरली हम फर्स्ट रो के केस में ही करते हैं। Selection of the row and column with more zeros than other simplifies evaluation of the determinant by eliminating the terms. Laplace expansion also serves as the basis for evaluating determinants of the order higher than the 3 से ज्यादा के केस में ये काम करता है। अब ये जैसे यहाँ पे आपको एक्सपांशन करना है तो आप A13, A23, A33 कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। सिंस A13 एंड A33 इज इक्वल टू क्या है, देखिए हमने यहाँ से क्यों किया है, A13, A23 और A33 से क्यों किया है बताइए, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। हम किससे लेंगे, जहां से हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। और जब मैं अगर वन फर्स्ट फर्स्ट A1 और 3 2 3 3 3 ये क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर दो जगह पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं एक्सपांशन किससे करूंगा, मैं एक्सपांशन थर्ड कॉलम से करूंगा, ये ध्यान रखिए आप। तो आप थर्ड कॉलम से एक्सपांशन करके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाइए और माइनस साइन नहीं लगाना, ये इसमें ध्यान रखना है लैप्लेस एक्सपांशन का। तो लैप्लेस एक्सपांशन में A13 आपका 0 हो गया, A33 आपका 0 हो गया, आपको केवल 3 के साथ करना है। तो इस 3 के कोफैक्टर क्या हो गए बताइए, आप बताइए मुझे, 3 के कोफैक्टर क्या होंगे। एक तो ये लाइन मिट जाएगी, इस पे ध्यान रखिए, 12 7 6 7, वेरी गुड, ठीक है। अब 12 7 6 7 को हमने कर दिया, एक्सपांशन कर दिया, ये निकाल दीजिए और ऑटोमेटिकली आप ये माइनस साइन यहाँ लगा दीजिए, आपके माइनस साइन आ ही जाएगा, उससे आप कोफैक्टर देखेंगे, उसके बाद -42 आई है। इसलिए यहाँ पर इस जब आप करते हैं यहाँ माइनस लेने की जरूरत नहीं होती है, ये बता रहा है। ये ऑटोमेटिकली आपके कोफैक्टर को आप सॉल्व करेंगे ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक माइनस साइन आ जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है कोफैक्टर का वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 के केस में क्या होगा, ये क्या है, दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है, तो साइन क्या होगा, विषम संख्या आ गई, दूसरी रो तीसरा कॉलम यानी 5 आया, तो ऑटोमेटिकली माइनस आ गया, तो -42। क्लियर है ये, आप वहां माइनस साइन वो लगाते हैं, अपन डायरेक्ट अगर सोल्व करना चाहते हैं तो लगाते हैं, लेकिन अगर आप उसको कोफैक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो आपको माइनस साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोफैक्टर के सॉल्यूशन जो फॉर्मूला है कोफैक्टर का, उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आप जैसा चाहें वैसा उसको कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो लगा दीजिए, और फिर जब अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा देंगे तो फिर आपको बार बार के लिए 12 7 6 7 को 12 × 7 -6 × 7 करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे आप साइन को इग्नोर कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, कोफैक्टर की वैल्यू सॉरी हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की
आपने सॉल्व किया इसको, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी आ गई 3 को 42 से मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है, तो माइनस आपका आएगा, ठीक है, तो कोई आपका जीरो नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर हो गया, इसे नॉन सिंगुलर, और इसकी रैंक कितनी होगी, जितनी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो 3 हो जाएगी। तो एक्यूरेसी, आप इसकी और भी एक्यूरेसी देखना चाहते हैं कि वास्तव में आपने सही किया, तो ये चीज क्या बताता है आपको, लैपलेस जो एक्सपेंशन, वो ये बताता है आप किसी के रेफरेंस में भी कर सकते हैं, तो आपको खुद को देखना है कि आप किसके रेफरेंस में इसको करना चाहते हैं, तो आप वही करेंगे जिसमें ज्यादा जीरो की वैल्यू उसके रेफरेंस में करना। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के, डिटरमिनेंट की हमारी क्या प्रॉपर्टी, जैसा अभी मैट्रिक्स की आपने प्रॉपर्टी देखी थी वैसे ही, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग एनी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ द रो फ्रॉम अनदर रो विल हैव नो इफेक्ट ऑन द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कब, अगर आप ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें एनी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ एनी रो फ्रॉम अनदर रो। दूसरा, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स विल चेंज द साइन, अगर आप कोई भी रो और कॉलम को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, बट नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमिनेंट की वही रहेगी, साइन केवल चेंज होगा। मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय कांस्टेंट, के से मल्टीप्लाई कर दिया, विल कॉज द डिटरमिनेंट टू बी मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट, बट कॉज किसी भी रो या कॉलम को अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो भी के से मल्टीप्लाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी इसमें वो कौन सी है आपकी, फर्स्ट वाली देखिए, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग एनी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ वन रो फ्रॉम अनदर रो, ये जो मल्टीपल है आपकी किसी एक रो का, उसको किसी दूसरी रो के साथ में ऐड कर लिया जाए या जोड़ दिया जाए, इसको हम देखेंगे, विल हैव नो इफेक्ट ऑन द डिटरमिनेंट। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, द डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दैट इज मैट्रिक्स विद जीरो एलिमेंट एवरीवेयर above और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सब जगह अगर जीरो ये आपके होते हैं, वैल्यूज होती है, एलिमेंट्स होते हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ट्राइंगुलर। एक हमने अभी देखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके अंदर जो आपका डायगोनल है वो 1 1 1 होती है वैल्यू, और बाकी सारी वैल्यू जीरो होती है, तो अगर 1 1 नहीं होगी, वो दूसरी जैसे आपने अभी बताया था 5 5 5 ऐसी सेम वैल्यूज हो, तो मैट्रिक्स विद zero elements everywhere above and below the principal diagonal is equal to the product of the matrix on the principal diagonal, ठीक है, तो ये अभी आपको प्रॉपर्टीज की देखनी पड़ेगी कि ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसके केस में ये हम एक एक सारी प्रॉपर्टीज को पीछे आपकी वो एग्जांपल्स आ रहा है उसमें हम चेक कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ दिस ट्रांसपोज, जो भी मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट वो उसके ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट होता है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो, सभी रोज और कॉलम के एलिमेंट जीरो हैं, तो डिटरमिनेंट भी क्या होगा आपका जीरो होगा। इफ टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर दो रो और कॉलम आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शनल है, दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट है, जैसा अभी आपने ऊपर देखा था, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो आएगी। वो एक रो दूसरी रो को 2.5 गुना 3 गुना 4 गुना है, यानी लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उस केस में आपका जो वैल्यू आती है डिटरमिनेंट की वो हमेशा क्या आती है, जीरो आती है। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज है, आप इसको ध्यान रखें, इसकी जो क्वेश्चन है वो हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कोफैक्टर्स आपको निकालना आ ही गया सारा। अब हम इसका लेते हैं, जैसे कोफैक्टर, हर चीज के कोफैक्टर निकालना आ गया, तो आपके पास आता है कोफैक्टर मैट्रिक्स बना सकते हो आप, यानी कि हर एक जगह पे उसके कोफैक्टर निकालकर उसको आप कोफैक्टर मैट्रिक्स को निकाल सकते हो, और वो कोफैक्टर मैट्रिक्स में कहाँ कहाँ क्या क्या साइन लगाना है, उसमें वही रूल है, अगर विषम संख्या आती है रैंक और रो और कॉलम की, तो उसमें माइनस साइन लगेगा, अदरवाइज प्लस साइन लगेगा। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसे कहते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या होता है, जो पहले तो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने निकाला, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब कि उसको मैंने रो को कॉलम में बदल दिया, तो वो जो मैट्रिक्स मेरा होगा उसे हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, इसे एडजॉइंट ऑफ ए कहा जाता है या एडजॉइंट मैट्रिक्स कहा जाता है।
ये एक नई टर्म आपके लिए और आ गई कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या चीज़ है, क्योंकि ये आपके बाद में बहुत काम आएगी ये भी। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना है आपको सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, उसका ट्रांसपोज़ निकालना है, वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए इनवर्स मैट्रिक्स ये सारी चीज़ें अभी ऊपर जो आप कर रहे थे ये एडजॉइंट ऑफ ए और ये सब निकालना वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको क्या निकालना है, हमारे चैप्टर का नाम है इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। अब ये इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इनवर्स मैट्रिक्स। इसको आप नोट करिए कि एडजॉइंट ऑफ ए हमने कैसे निकाला, मैट्रिक्स लिया, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, उसका ट्रांसपोज किया, वो एडजॉइंट ऑफ ए है, और उस एडजॉइंट ऑफ ए को उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, वो इनवर्स मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इस प्रकार से आप इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। आपने निकाल रखे होंगे इनवर्स मैट्रिक्स या नहीं निकाल रखे? कोई ऐसा है जिसको पता ही नहीं इनवर्स मैट्रिक्स ऐसे निकालना है? आवाज आ रही है आपको? तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए बताना है या नहीं बताना है, इतना सा मुझे बता दें। नहीं सर हमें तो आता है, तो फिर अपन अननेसेसरी उसको नहीं निकालें क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी। हिदेश। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही निकालेंगे कोफैक्टर्स। एक कोई भी रो पकड़ लीजिए या एक कोई भी कॉलम पकड़ लीजिए। आप ये देखिए, सब देखिए, इसके अंदर आपको डिसीजन क्या लेना होता है, किस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो आ रहे हैं या कहीं कहीं वन आ रहा है, उसको पकड़ लीजिए आप, और उसके कोफैक्टर्स लेकर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपके उसकी जो वैल्यूज आ रही है ना आगे। जैसे सपोज जैसे मैंने फर्स्ट रो के साथ में किया उसको, ये जो अभी अपन ऊपर एग्जांपल देखा था वो वही था। मैं इसको तीसरे के साथ में क्यों कर रहा था इस एग्जांपल में? जीरो जहां था ना, ये देखिए, ये आपका एक मैट्रिक्स था, इसका आपको एक्सपेंशन करना था, तो आपने इसको थर्ड रो के साथ क्यों किया? थर्ड रो के साथ इसलिए किया कि यहाँ थर्ड रो में दो जीरो आ रहे थे, तो इसलिए मेरा सॉल्यूशन जो इजी सॉल्यूशन होगा वही करेंगे आप। तो आपको केवल इस थ्री के साथ एक्सपेंशन करके 12 7 6 7 करना था, मल्टीप्लाई करना था और माइनस साइन लगाना था बस, वो इसका डिटरमिनेंट। अच्छा, और 4/4 में भी क्या करना है, वो चार हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अरे यार, इसको ये हेड लीजिए, आप आगे जाइए, इसके ऊपर जनरलाइज कर दीजिए, इसको जितनी बढ़ानी उतनी बढ़ाइए। यहाँ पे ये था, ये अपन आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पे ये सेम चीज ये लिखी हुई, 4/4 हो 5/5 कितना भी हो, वो वैसे ही चलता जाएगा। ये देखिए, ये है ना इसमें, जैसे मैं इसमें फर्स्ट रो के साथ एक्सपांशन कर रहा हूँ A11 के साथ, ठीक है। A12 के साथ क्या लगेगा? माइनस साइन। A13 के साथ क्या लगेगा? प्लस साइन वापस। एक 14 और लगा दीजिए इसके अंदर आगे, और उसको भी क्रॉस कर दीजिए, कोफैक्टर आ जाएगा। 14 के साथ आपके क्या होगा? 1 और 4 मिलके कितना हो रहा है बताइए? 5, तो माइनस साइन आ जाएगा और उसका कोफैक्टर निकल जाएगा। कोफैक्टर निकालने के लिए तो जो भी जहाँ है ना, जहाँ आप खड़े हुए हो, A12 जहाँ खड़ा है देखिए, A12 यहाँ खड़ा है तो इसके नीचे हटा दीजिए और इसके सामने वाले हटा दीजिए। तो इसको क्या दिख रहा है? A21, A23, A31, 33, ये इसका कोफैक्टर हो गया। और इसको A12 के साथ में क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। 1 और 2 दोनों मिलके 3 हो रहा है, इसलिए माइनस साइन, और उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 1 4 वापस आगे आगे आगे, तो 1 और 4 5 हो रहा है, तो माइनस साइन आएगा। फिर इसके नीचे वाले हटा दीजिए, इसके सामने वाले हटा दीजिए। उस रो, देखिए कुछ भी नहीं करना, उस रो जहां पे एलिमेंट है जिसके साथ आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसका कॉलम और उसकी रो हटाने के बाद जो दिख रहा है उन सबको लीजिए। हाँ, अब चौथे वाले में दिक्कत क्या आ रही है आपको ये बताइए। दिक्कत आपको ये आ रही है कि उसके अंदर वापस 3/3 का मैट्रिक्स अंदर खुलता है, देखा ना? अब वापस वो 3/3 पे ऊपर वही काम करना पड़ेगा। इसका हम एक एग्जांपल आगे आएगा। जनरली वैसे आपके ऐसे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, 99.9% तक नहीं आएगी, और आएगी तो भी उसके अंदर 0 0 0 ऐसे होंगे,
ना, तभी आएगी वो। बाकी इसमें आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपके पास इसके अंदर है, आप देखना उसको, आपको मिल जाएगी। उसको वापस आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए आप पूछ रहे हो, मुझे अब लग गया उसमें। वो कैसे करेंगे वो इसमें अभी आ जाएगा, तो जनरली इसलिए 3/3 तक ही आता है इसके। मेन आपका जो है वो ये वाला पार्ट है 11.5, जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बेस पर आपको क्वेश्चंस करने हैं, उसी के बेस पर आपके पास प्रॉब्लम आती है। एक आपका जो ये है इनवर्स मैट्रिक्स एडजॉइंट ए अपॉन डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए है, ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स, ये इसने इनवर्स मैट्रिक्स यहाँ निकाल रखा है। ठीक है, अब इनवर्स मैट्रिक्स का हम यूज कैसे करते हैं? इनवर्स मैट्रिक्स कैन बी यूज टू सॉल्व मैट्रिक्स इक्वेशन, जो भी आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन है उसको सॉल्व करने में यूज किया जाता है। And the inverse exists multiplication of both sides of the equation A inverse follow the law of conformity। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, जैसे ये मैट्रिक्स है इसको आपको सॉल्यूशन करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ n by n का इनवर्स मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कर दिया। A को A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो इस केस में क्या होगा, A इनवर्स इंटू A n अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स I बन गया, x n टू द पावर n माइनस 1 हो गया, A इनवर्स B आ गया आपका। Therefore, since सेक्शन 10.8 से आप देख सकते हैं ये आपका आई एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, इसलिए आई एक्स आपका केवल एक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से ये जो सॉल्यूशन जो आपको दिया हुआ था, इसमें आपसे पूछा गया था एक्स की वैल्यू निकालिए, तो सिंपली आपने एक्स की वैल्यू क्या निकाली, ए इनवर्स बी एन इंटू 1, ये आपका इसका सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स of the coefficient matrix A and the column vector of the constant B। B का जो कॉलम वेक्टर है उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको भी हम इसमें सॉल्व करके देख लीजिए। यही हमारे सबसे काम की चीज है इकोनॉमिक्स में। तो देखिए ये मैट्रिक्स इक्वेशन आपको दे रखी है, हर चीज आपको पता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दीजिए आप इससे, 4 1 -5 -2 3 1 3 -1 4, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। फिर x1 x2 x3 लिख लीजिए, x1 x2 x3 के साथ साइन नहीं लगाने, ध्यान रखिएगा। फिर आपकी जो वैल्यूज हैं उनको आप लिख लीजिए 8 12 5। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनवर्स मैट्रिक्स हमें यूज करना है और उसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। हम सीधा डायरेक्ट निकाल लेते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, हमें पता है हमारे को दिया हुआ क्या है, ax इज इक्वल टू बी दे रखा है, तो आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू, x जैसे इक्वेशन निकालते हैं ना, वैसे हमें इसमें इक्वेशन चाहिए, x की वैल्यू x y z x1 x2 x3 निकालनी है। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा, x की वैल्यू इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स निकाल लीजिए, a इनवर्स कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, उसको क्या करेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए करेंगे, वो आपका इनवर्स मैट्रिक्स ए होगा। उसको आप क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है और ये वैल्यू एक्स की 251 आ गई। ये इतना सारा आपको करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको 3 स्टेप्स में बताया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्रेमर रूल के ऊपर। इस रूल से भी हम मैट्रिक्स को और भी इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्रेमर रूल क्या करता है, provides a simplified method of solving a system of linear equation through the use of determinant। determinant के यूज से सिंप्लीफाई कर देता है मेथड को। कैसे सिंप्लीफाई करता है उसको हम नीचे प्रॉब्लम में भी देखेंगे। where xi is the ith unknown variable, हमारा कोई ith unknown variable है इन ए सीरीज ऑफ इक्वेशन, पूरी इक्वेशन के अंदर कोई एक हमारा जो वेरिएबल है वो अननोन है, हमें पता ही नहीं है। A is the determinant of the coefficient matrix A and AI is the determinant of a special matrix formed from the original coefficient matrix by replacing the column of coefficient xi with the column matrix of constant। ठीक है, ये आपको बनाया गया। आप सीधे एग्जांपल के ऊपर जाइए कि किस प्रकार से आप क्रैमर रूल को यूज करेंगे। क्रैमर रूल कहता क्या है कि ये आपकी जो AI है, किसी स्पेशल मैट्रिक्स ए ith पोजीशन के ऊपर हमने AI निकाला, उसके डिटरमिनेंट को आप टोटल डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास जो वेरिएबल नहीं था, अननोन वेरिएबल था, उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब ये कैसे निकालना है उसके लिए आप इस इक्वेशन को देखिए। एक इक्वेशन आपको दे रखी है नीचे। सबसे पहले तो हम जो भी इक्वेशन दी होगी उसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है,
अब डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे, ए हमें फाइंड करना है। ए डिटरमिनेंट आपका कितना होगा, बहुत सिंपल सा है, इसलिए आपका 24 माइनस 15 हो जाएगा, 9 हो गया डिटरमिनेंट। अब आप इसको सॉल्व करिए इक्वेशन को, सॉल्व फॉर x1, then to solve for x1 replace column 1 the coefficient of x1 with the vector of b forming a new matrix A। ठीक है, अब हम इसमें कर क्या रहे हैं देखिए, यहाँ पे हम क्रेमर रूल यूज करना है। क्रेमर रूल यूज करने के लिए हमने क्या किया, डिटरमिनेंट हमने निकाल दिया a। अब यहाँ पर मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए आई, जैसे वहां बोला था ना उसने ए आई, ए आई कैसे निकालना है वो देखिए आप। ए आई निकालने के लिए क्या करते हैं, टू सॉल्व फॉर x1 हमें, मेरे पास दो चीजें हैं, x1 और x2 मुझे निकालना है। देखिए मैं क्रैमर रूल यूज क्यों कर रहा हूं ये देखिए आप, इससे पहले आपने ये किया था, ये बहुत बड़ी हेडेक है। इसमें क्या हेडेक थी बताइए, इसके अंदर हेडेक ये थी कि सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालना है, वो अपने आप में बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी। फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। फिर ट्रांसपोज के बाद में मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। और फिर उस एडजॉइंट ए को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है डिटरमिनेंट से, तब जाके मेरी x1 x2 की वैल्यू निकलेगी। लेकिन मैं क्रेमर रूल यूज करके बड़े आसानी से x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो इसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने केवल डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, केवल आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दी। फिर आप क्या करिए, फिर आप इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करिए। आप क्या कर दीजिए, एक ए आई बना दीजिए। ए आई आपका क्या होगा, एक नया मैट्रिक्स मैंने बना दिया, ए आई एक नया मैट्रिक्स है। वापस मैं आपको यहाँ रिपीट कर देता हूँ, इस एक को एक बार आप इसको पढ़ें, आपको समझ में आ गया इस ए आई को बनाना कैसे। इसको देखिए, ए आई इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्पेशल मैट्रिक्स formed from the original coefficient matrix। ओरिजिनल कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो भी आपका है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ध्यान देना आपको, by replacing the column of the coefficient of xi with the column vector of the constant। ये चीज नोट करिए, ये क्रैमर रूल में आपको ये काम करना है। इस काम को मैं अभी इस मैथमेटिकल एग्जांपल से आपको बता दूंगा, किसको कहां रिप्लेस करना है, क्या चीजें हैं आपके पास। हमें एक स्पेशल मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ए आई में एक स्पेशल मैट्रिक्स बनाऊंगा। ये जो स्पेशल मैट्रिक्स बना रहा हूं उसमें मैं करूंगा क्या, किसको कहां रिप्लेस कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द ओरिजिनल कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो आपका ओरिजिनल कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि 6 5 3 4 वाला जो मैट्रिक्स है वो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, रिप्लेस करना है the column of the coefficient of xi with the column vector of constant। constant क्या है, 49 32 दिख रहे हैं आपको, इसको रिप्लेस करना है। देखिए अब जब मैं x ए आई बना रहा हूं तो ए आई मेरा क्या होगा, x1 है। देन टू सॉल्व फॉर x1 को सॉल्व करना है, मुझे क्या निकालना है, ये x1 निकालना है सबसे पहले, ऊपर वाला। इस x1 की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं। इस x1 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे क्या करना है, ये जो मेरा कांस्टेंट, आप क्या बोल रहे थे इसको, वापस एक बार देख लें, कांस्टेंट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को आप इसके जगह रख लीजिए। ये जो आपकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, 49 32, ये कांस्टेंट है। ये सब क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी, क्रेमर रूल से इस x1 की वैल्यू निकालनी। इस x1 के लिए आप क्या करेंगे, x1 के लिए क्या करेंगे, ये 6 और 3 नोट कीजिएगा, 6 और 3, 6 और 3 की जगह आप क्या रख लेंगे, 49 32। क्लियर, x1 निकालने के लिए, x1 क्या चीज है, x1 जो वैल्यू है उसके लिए आप जो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट वाले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। ये आपका एक स्पेशल मैट्रिक्स आपका बन गया A1।
और इसकी आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, वो कितनी आ रही है 36। ये तो आसान हो गया ना। इस 36 को डिवाइड कर दीजिए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 9। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, एक्स की आ गई 4। ठीक है। अब आप क्या करिए, ये तो क्रैमर रूल से बड़ा इजीली हो गया, सिंपल हो गया। अब ऐसी को आप चाहें तो उस एडजॉइंट वाला निकालिए, इन्वर्स करिए और ए इन्वर्स से निकालिए, उससे भी आपकी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको किसी भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, क्रेमर रूल ध्यान रखिएगा, क्रेमर रूल से आप फटाफट निकाल लेंगे। अब इसी प्रकार से मुझे A2 निकालना है। A2 के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे कोफिशिएंट का दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा कॉलम है, उस दूसरे कॉलम को मैं कांस्टेंट वाले कॉलम से रिप्लेस करूंगा। ये तरीके हैं इसके निकालने के। दूसरे कॉलम को मैंने कांस्टेंट वाले कॉलम से रिप्लेस कर दिया, पहले वाले को नहीं छेड़ूंगा, वो छेद ही नहीं रहेगा। और उसका डिटरमिनेंट निकाल दूंगा, उसका डिटरमिनेंट को टोटल वाले डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दूंगा, ये वैल्यू 5। फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन, अगर 3 है, सी प्रॉब्लम 1135b2e, 1135b2e पे हम चलते हैं सीधे। किस पे चलते हैं, 1135b2e। ये आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ज्यादातर क्रैमर रूल ही यूज करना है, वही हमें काम मिले ना, हमें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। बाकी सब चीजें आपको नॉलेज के लिए अपने पास रखनी, उससे छोटे मोटे प्रश्न कभी पूछे जा सकते हैं। तो हम सीधे 1135b2e पे चलते हैं। बाकी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आए, किसी भी स्पेशल प्रॉब्लम तो आप मुझे पूछ लें। क्रैमर रूल, क्रैमर रूल यूज करिए 2/2 के लिए तो आप कर देंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे अपन। हम 3/3 पे चलेंगे, क्योंकि आपके पास ये प्रॉब्लम होगी सर 3/3 होगा तो क्या होगा। ये हमारी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम। आपको कोई दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इनकम है, इंटरेस्ट रेट है, आपको क्या बना दीजिए, मैट्रिक्स में बना दीजिए। आपको 0.4, 150, 0.1, -250, ये आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है, 209, 35 है। आपको तो क्या करना है, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दीजिए, -115 आ रही है। फिर A1 निकालिए, A1 क्या होगा, A1 का मतलब क्या है, यहाँ पे दो चीजें है ना, y निकालना है या फिर आपको I निकालना है। नहीं तो y और I। अब y के लिए क्या करना है, इस y के जो कोफिशिएंट है 0.4 और 0.1, उसको हम 209 और 35 से रिप्लेस कर देंगे। y निकालना है तो y की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 209 और 35, और 150, 250 यहाँ पर आएंगे। ये आपका A1 हो गया। A1 को वापस डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट निकाल के इसको टोटल जो डिटरमिनेंट था आपका पूरा, उस डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, ये भाई आ गया आपका 500। ऐसे इनकम निकालते हैं। दो इक्वेशन दे रखी, ये इक्वेशन आप लोगों को पोस्ट कभी आ जाती है तो आप लोग इनको सोल्व नहीं कर पाते हैं। ये तो अभी इसके अंदर दो ही वेरिएबल है, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, सब जगह क्रैमर रूल लगाना है। बहुत सिंपल हो जाता है, आराम से सोल्व हो जाती है, ये सिंपल तरीका है। अब बताइए, अभी तक आपको लगता होगा ये क्रैमर रूल क्या है, क्या बीमारी है। तो ये क्या कि सबसे सब सिंपल सिंपल चीजें, बहुत सिंपल। ये सिंपल एक इक्वेशन है, आपके पास दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है सिंपल तरीके से। जो भी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हैं, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है इकोनॉमिक्स में। इसलिए यूज होता है, आप पूरी अगर कहीं भी मैथमेटिकल किताब खोल के देखेंगे, उसके अंदर ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से ही सॉल्व करता है। एशियन बोर्ड देखेंगे, यार ये क्या होगा, सब गड़बड़ होगी, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, कैसे कर रहा है ये। तो ये इस प्रकार से सिंपल क्रैमर रूल है, जिससे कि ये सॉल्व किया जाता है। इससे कहीं डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंप्लीफाई कर रहा है आपकी चीजों को। अब इसी प्रकार से आपको आई निकालना, तो आई की जगह आप क्या करेंगे, आई के जो कोफिशिएंट है उनको 209, 35 से रिप्लेस कर दीजिए, बाकी को ऐसे रहने दीजिए, ये आपका A2 बन गया। 0.4, 0.1, 209, 35। यहाँ वापस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब मैंने रिप्लेस किया तो 209, 35 से कर रहा हूं, उसके साइन वाइन नहीं लेने।
साइन 209 और 35 के साथ हैं वही आएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ यूं नहीं कि 25 का ये साइन माइनस है तो माइनस रहेगा नहीं, इस माइनस को हटा दीजिए। जो 209 और 35 का जो आपके कांस्टेंट है उनका जो साइन है वही यहाँ पे रिप्लेस होगा, उसके साथ में रिप्लेस होगा, विथ साइन रिप्लेस होगा, बिना साइन के रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, साइन में कहीं गड़बड़ मत करिए, यूं नहीं कि यार यहाँ पे 209 35 लगा, इसके माइनस यहीं रहने देते तो यहाँ माइनस 35 कर दिया, वो कर देंगे तो गलत होगा। यहाँ 35 ही आएगा, 35 ही आएगा, क्योंकि 35 का साइन जो है वो प्लस है तो प्लस ही आएगा। ये 250 का साइन माइनस, तो उसको हमको हटाना है, रिप्लेस करना, उसको बिल्कुल हटा देना, उसके साइन सहित उसको हटा दीजिए वहां से, और उसकी जगह 209 35 रखिए। तो 0.4 0.1 209 35, इसको सीधा डिटरमिनेंट के जगह से वैसे फुल सॉल्व करते हैं वैसे करिए। 0.4 इंटू 35 माइनस 209 माइनस 0.1 माइनस 6.9 आया। माइनस 6.9 को जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है माइनस 115 से डिवाइड किया तो आई की वैल्यू हमारी 0.6 है, यानी 6% इंटरेस्ट रेट। अब आ जाते हैं 3/3 वाले के ऊपर। ये आपका 3/3 है, इस 3/3 के अंदर ये सब निकाल रहा है क्रैमर रूल से, A1 A2 A3 सब निकाल दिए, देखिए इसने सिंपली क्या करना है, 16 2 7 को x1 की जगह रख दीजिए और सभी को हटाते हुए और दूसरे कोएफिशिएंट एज इट इज रखिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। A2 में क्या करेंगे, 16 2 7 को दूसरे वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी जगह रिप्लेस कर दीजिए, 16 2 7 रिप्लेस कर, आप सब देखते जाइए क्या, 16 2 7 को मैं तीसरी जगह रिप्लेस कर दिया, A3 आ गया मेरे पास x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 अपॉन A, A2 अपॉन A, A3 अपॉन A। क्लियर, फटाफट निकल गया आपकी वैल्यू। रुकना हो तो रुके, अदरवाइज आगे बढ़े। ठीक है, ये आपके तीन 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 वाले भी हो गए सभी क्रैमर रूल्स। अब आते हैं इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम के ऊपर। 1136 देखिए, use Cramer rule to solve for x and y given the first order condition for constant optimization from example 7 of chapter 6। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपके पास पीडीएफ है, आप चैप्टर 6 पे जाइए, उसका 7वां नंबर का एग्जाम्पल देखिए। उसमें जो कॉम्प्लेक्स उस समय हो रहा था, सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी, ये लैम्डा वेम्डा आ जाता है, ये सब आपने देखा होगा ना उस समय। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं, अब ये क्रैमर रूल लगाएंगे और देखिए कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको क्या करना, ये सब आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल दिया, एक्स वाई लैम्डा निकाल दिया, 0 0 माइनस 42 निकाल दिया। ठीक है, आपने एक्सपांशन किया थर्ड कॉलम के साथ, थर्ड के साथ क्यों कर रहा है देखिए मैं, ठीक है, थर्ड के साथ हम क्या कर रहे हैं, थर्ड कॉलम के साथ में एक्सपांशन, ये सब एक्सपांशन किया आपने, A1 निकाला आपने, expanding along the first column A1, second column A2, थर्ड कॉलम A3। ठीक है, ये सब आपने निकाला और x1 y1 और लैम्डा की वैल्यू निकाल। ये आप लोग खुद अपने लेवल पे करिएगा इसको, ये सब अपने आप निकलेंगे आपके पास, आसानी से वैल्यू निकलेगी, आपको क्या रिप्लेस करते जाना है और ये A1 A2 A3 निकालने हैं और इसको इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करना। सेम इसी प्रकार से एक और प्रॉब्लम है कांस्टेंट यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की, प्रॉब्लम 6.37 में जो थी उसको यहाँ पे वापस क्रैमर रूल लगा के सॉल्व कर रहा है। देखिए क्रैमर रूल से क्या होती है, इक्वेशन हम अगर वैसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा टफ होती है उसको सॉल्व करना, लेकिन क्रैमर रूल आप ये समझिए कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको हमें सिखाना पड़ता है कि एक की टेबल बोल, दो की बोल, तीन की बोल, चार की बोल, पांच की बोल, हमें और आपको कोई टेबल कहीं भी याद नहीं करनी पड़ती, हम तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप पूछते हैं अगर 7 की टेबल बोलिए तो 7 into 8 कितना होगा, तो मैं 7 into 8 मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे रटने की जरूरत नहीं। तो वैसे आपको एक सिस्टम देता है क्रैमर रूल कि आपको उसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़े। अब देखिए इसके अंदर क्या है, कितना अच्छा है ये, हर जगह 0 0 240 से रिप्लेस होता जाएगा, है ना, तो आप आसानी से उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब इसमें आपको लेना किसको, इस 240 से ही तो लेना है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं,
आप जब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे किस इस कॉलम के से निकालूंगा। तो 240 में मेरे को क्या करना है, इसको हटा देना और इसको हटा देना। यानी कि मैं थर्ड रो को हटा दूंगा, फर्स्ट कॉलम को हटा दूंगा और मेरे को 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ गया -2। तो -240 को -2 से मल्टीप्लाई फटाफट वैल्यू होगी 480। ये A1 आ गया। इसी प्रकार से A2 आ जाएगा, इसी प्रकार से A3 आ जाएगा और आपकी आसानी से आप Q1, Q2 और लैम्ब्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। आई थिंक अब ये आपको क्रैमर रूल क्लियर है। क्रैमर रूल सबसे ज्यादा आपका यूज होगा जब मैं अभी चैप्टर नंबर 13 पे हम जो पहुंचेंगे। आज नहीं जाएंगे हम चैप्टर 13 पे। आज आप यहीं तक पढ़ें, क्रैमर रूल तक, क्रैमर रूल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करें आराम से। अब ये चैप्टर आपका आ गया डिटरमिनेंट्स, स्पेशल डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स एंड देयर यूज इन इकोनॉमिक्स। चैप्टर 12 पे मैं जाता हूँ, लेकिन ये थोड़ा-सा स्पेशल चैप्टर है, ठीक है? बहुत कोई टिपिकल नहीं है, जैकोबियन वगैरह को इसमें एक्सप्लेन कर रखा है बहुत सिंपल सा है और ये थोड़ा-सा इसका एडवांस चैप्टर भी है। कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग इसको पढ़ें, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इससे आप पढ़ेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स को देखने का एक अलग तरीका और एक अलग नज़रिया आपके पास आ जाएगा। आप इसके अंदर भी वही काम हम कर रहे हैं जो कि कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं एशियन बॉर्डर में और डिटरमिनेंट्स वगैरह को यूज़ करते हैं। वहाँ पर जो अभी तक आपने डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक ये पढ़े थे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, डिटरमिनेंट्स को हम यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हायर ऑर्डर हेशियंस और हेशियन बॉर्डर के थ्रू हम डिटरमिनेंट्स यूज करके इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। प्रॉब्लम्स आपकी बहुत ईज़ी हो जाती है और वही का वही है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें, क्रैमर रूल है। लेकिन अब ये क्रैमर रूल या हेसियन बॉर्डर या जो जैकोबियन हम यूज़ क्यों करते हैं? आप में से बहुत सारों ने देखा होगा, जब मैं डिफरेंशिएशन की सेकंड ऑर्डर कंडीशंस पे जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर आ रही थी। जितने वेरिएबल्स हो रहे थे, इतनी चीज़ें आ रही थी, 1-1, 2-1, 3-1। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें अपने पास आ जाती हैं और उन सब की जो कैलकुलेशन है, बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। उसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशंस में बॉर्डर हैशिंग का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ इसका इकोनोमेट्रिक्स में किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो ये चैप्टर जो 12 है वो आज तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज तो आपने थोड़ा-सा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स को एक बार आप और पढ़ लें और इसको समझ लें ढंग से और फिर उसके बाद मैं इस चैप्टर को लूँगा। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। लेकिन वही है कि इससे जो आपकी कैलकुलेशन है वो सिम्प्लीफाई हो जाती है, ईज़ी हो जाती है, जैसा क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल आप याद रखिएगा, ये मुझे इसलिए पढ़ाना है, ये वापस मैं आपको बता रहा हूँ। 12 चैप्टर और 13 चैप्टर आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि यहाँ तो नहीं लिखा है। आप में से कोई कहेगा सर हमारा तो ये कहीं लिख तो रखा नहीं है बॉर्डर एशियन और क्यों पढ़ा रहे हो? लेकिन आपके ये इनपुट आउटपुट एनालिसिस लिखा है। क्या लिख रखा है? इनपुट आउटपुट एनालिसिस लिखा है। आपके इसके अंदर अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग लिख रखा है। इसलिए मुझे आपको एनवेलप थ्योरम भी पढ़ानी, जो कि आपके इसमें आती है, जब अपन एनवेलप कर्व बनाते हैं उसके अंदर। तो उसका थोड़ा बहुत मैथमेटिकल नॉलेज अगर आपको होगा, तो आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो थोड़ा-सा साउंड हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा-सा इसको देखना पड़ेगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, चैप्टर नंबर 12 और 13 मैं आगे के लिए आप लोगों के छोड़ देता हूँ। उसके बाद में जो आपके इसके चैप्टर्स हैं वो इंडिफरेंस इंटीग्रेशन के हैं, जो कि हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है? तो आज हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतने समय तक पेशेंटली